हेलो लर्नर्स। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ट्रायंगल्स भी कहते हैं। देखिए, बेसिकली ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बट यहाँ पर बच्चों को इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स नहीं है, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालनी है, y की वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रूव करना है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, हाँ, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये चैप्टर हार्ड है। लेकिन अगर आप लोग इस चैप्टर को समझ के चलेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चलिए। यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ABC एक त्रिभुज बना रखा है, आपने छोटी क्लासेस में भी त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, अब ये त्रिभुज ABC है। अब आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार से बनता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है कि त्रिभुज किस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज कैसे बनता है कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनाई गई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्या है, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर 3 रेखाओं को अगर हम लोग आपस में प्रतिच्छेद कराएं, ठीक है, और साथ में वो एक बंद आकृति हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है, अब इस प्रकार से तो हमारा त्रिभुज बनता है। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, यहाँ से देखिए, अब ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के कुछ बिंदु वगैरह होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो उनको भी हम लोग समझ के चलते हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो देखिए, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। त्रिभुज की मुख्य बिंदु। ठीक है, अब त्रिभुज के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझ के चलिएगा। पहला तो देखिए, इसमें क्या होती है, भुजाएं होती हैं। भुजाएं यानी इसके आर्म होते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ये 3 भुजाओं से मिल करके बना हुआ है, AB भुजा, BC भुजा और AC या CA भुजा कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से देखिए क्या है, भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA द्वारा ये मिल के बना हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि ये जो AB भुजा है, हम इसको BA भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, जो BC भुजा है उसको हम CB भुजा भी कह सकते हैं, और जो CA भुजा है उसको हम AC भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि AB बोलूँ या BA बोलूँ, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, यहाँ पर देखिए, हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पर इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट होता है इसका, वो होता है कोण। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है कोण। कोण यानी एंगल। अब देखिए, एंगल, ये वाली जो चीज़ है, ये और ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या एंगल है, एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है। एंगल A, एंगल B, एंगल C। ओके, यहाँ से देखिए, अब इसमें मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड करता हूँ एंगल को। यहाँ पर देखिए, सिंपल में लिखे रहते हैं तो बच्चों को समझ में आ जाता है। अब देखिए, एंगल को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए, अब मैं इसी एंगल A को मैं एक दूसरे तरीके से लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, BAC, इसको हम ऐसे लिखेंगे, BAC। अब देखिए, ये एंगल का साइन लगाया मैंने, BAC।
BAC। अब यहाँ पर देखिए हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर तो तीनों आ रहे हैं, B भी आ रहा है, A भी आ रहा है और C भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो बीच में जो वर्ड होता है हम उस वाले एंगल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ये वाला तो देख लेते हैं, अगर ये लिखा रहता है तो सीधा समझ जाते हैं कि ये एंगल है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से भी एंगल को लिखा जाता है। यानी कि जो एंगल हमें लिखना है उसको, उस वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। ठीक है, बाकी स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने एंगल ए को लिखा है तो BAC, ए बीच में आ गया। ठीक है, अब इसी एंगल को एक दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे CAB। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल B को भी हम लोग सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, B को कैसे लिखेंगे हम, CBA कह लें या ABC कह लें। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ ABC। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के आगे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको आप लोगों को बता दिया है। अब C को कैसे लिखेंगे, ACB कह लो या BCA कह लो। ठीक है, तो मैं इसको BCA कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका है। ओके, तो ये था हमारा त्रिभुज का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें आप लोगों ने त्रिभुज कैसे बनता है, त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, अब तीसरी चीज़, शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब ये शीर्ष क्या होते हैं ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये तीनों क्या कहलाएंगे, इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। तो इसमें कितने शीर्ष होंगे, 3 शीर्ष होंगे। कौन कौन से, A, B और C, ये इसमें 3 शीर्ष होंगे। तो ये त्रिभुज की कुछ मुख्य बातें थी जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी आगे हम लोग इनके यूज़ करेंगे। ओके, देखिए आगे क्या है कि अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, उसको समझेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, सर्गवांशम आकृतियाँ। ठीक है, यही इस चैप्टर का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। सर्गवांशम आकृतियाँ, ठीक है, इसी को हम लोगों को समझना है। ठीक, अब देखिए सर्गवांशम आकृतियाँ क्या होती है, मैं डेफिनेशन बाद में लिख दूंगा, पहले आप लोग इसको समझिए होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 फिगर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को देखिए आप लोग, ये एक वर्गाकार 2 आकृतियाँ हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, आकार में और माप में दोनों प्रकार से सेम है। ठीक है, देखिए इसको मैं उठा के अगर इस वाले वर्ग पे रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं उठा के इस वाले वर्ग पे रखता हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि नीचे वाले वर्ग को पूरा पूरा ढक ले रहा है। ठीक है, या मैं इस वाले वर्ग को उठा के इस वाले वर्ग पे रखता हूँ, तो ये नीचे वाले वर्ग को पूरा पूरा ढक ले रहा है। ये देखिए, ठीक है, मतलब एक को उठाकर अगर दूसरे के ऊपर रखते हैं तो पहला वाला ढक जाता है, दूसरे को उठा के पहले वाले पे रखते हैं तो वो वाला ढक जाता है। ठीक है, मतलब दिखाई नहीं देता है पूरी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 वर्ग हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा ढक रहे हैं। यानी मैं कह भी सकता हूँ इसको एक दूसरे शब्दों में बोलूँ अगर, कि ये दोनों एक ही आकार के हैं। आकार मतलब इनका क्या होता है, आकार का मतलब होता है शेप। ठीक है, शेप, एक जैसा शेप है वर्गाकार, और इनका जो माप है वो भी सेम है। यानी ये वाली साइड, 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 इनकी इस वाले वर्ग की हर एक साइड के बराबर है। ठीक है, बराबर है, यानी इनका आकार भी सेम है और इनका माप भी सेम है। ठीक है, जब भी ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक रहे हैं
और इस पे अगर हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो नीचे वाला दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ से देखिए अब आप लोगों को सर्गवांशम का अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऐसी आकृतियाँ जो एक दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक ले, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सर्गवांशम आकृतियाँ कहते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के साथ भी लागू होता है। ठीक है, ये त्रिभुज के साथ भी आपका लागू होगा, ये आपका सर्कल के साथ भी लागू होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप देखिए मैं ये 2 कॉइन्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं 2 कॉइन्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये कॉइन क्या है, एक एक के सिक्के हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाले सिक्के को उठा के इस वाले सिक्के के ऊपर रखता हूँ तो ये क्या करेगा, नीचे वाले सिक्के को पूरा ढक लेगा। ठीक है, यानी देखिए इसका आकार सेम है। ठीक है, ये क्या है, एक वृत्ताकार है, इसने इसको पूरा ढक लिया। तो ये क्या है, एक दूसरे के सर्गवांशम हैं। ठीक है, अब अगर मैं और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ से देखिए मैं ये 2 कार्ड ले रहा हूँ। ठीक है, ये कार्ड को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूँ तो भी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। ये देखिए। ठीक है, नीचे वाला कार्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, या इसको मैं अगर पलट के रखूँ तो देखिए अब ये नीचे वाला कार्ड आप लोगों को नहीं दिख रहा है, यानी कि ये दोनों कार्ड एक दूसरे के सर्गवांशम हैं। ठीक है, और अच्छे से अगर आप लोगों को समझना है तो देखिए मैं 2 नोटों को ले रहा हूँ जो कि क्या है, 50-50 के 2 नोट हैं। अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूँगा तो ये भी एक दूसरे को आपस में पूरा ढक लेंगे। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक लेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जो सर्गवांशम आकृतियां होती है उनका आकार और उनका माप, आकार यानी शेप, वो किस शेप के हैं। जैसे कि ये हमारा जो वर्ग था वो किसका आकार का था, एक वर्गाकार आकार का था, और जो इनका माप था यानी जो इसकी भुजाएं थी वो दूसरे वर्ग की भुजाओं के बराबर थी। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका सिंपल सा अर्थ हुआ, जिनका क्या हो, शेप यानी आकार और माप बराबर हो, वैसी आकृतियाँ क्या कहलाती है, सर्गवांशम आकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं या इसके अर्थ पर जाते हैं। तो सर्गवांशम आकृतियों का अर्थ। देखिए, सभी प्रकार से समान आकृति सर्गवांशम आकृति कहलाती है। ठीक है, इसी में मैं थोड़ा और ऐड करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया है। क्या है, सभी प्रकार से समान आकृतियाँ सर्गवांशम आकृतियाँ कहलाती हैं, और ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार यानी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को अभी पीछे, बताओ क्या होता है आकार। जैसे ये 2 वर्ग हैं जो किस आकार के हैं, वर्गाकार के आकार के हैं। ठीक है, तो इनका वर्गाकार, ये इनका आकार हो गया। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार यानी शेप तथा माप यानी साइज, उनकी भुजाएं समान हो, मतलब उनका आकार समान हो। ठीक है, उनका आकार समान हो और उनका साइज यानी माप समान हो, तो वो क्या कहलाती हैं, सर्गवांशम आकृतियाँ कहलाती हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, देखिए इस एक्टिविटी को करते हैं। ये हमारी एक्टिविटी है, मैंने आप लोगों की बुक से उठाई है एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ से इस एक्टिविटी को करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर 5 ट्रायंगल लिए हैं। ठीक है, जिनको नाम भी दिया गया है,
ABCPQR। ठीक, अब यहाँ से इन पर हम लोग अपनी रूल को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सर्वअंशम है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कंपेयर करूँ, क्या ये सर्वअंशम होंगे? तो यहाँ से देखिए, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा AC और RP 4 सेंटीमीटर और RQ और BC 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये सर्वअंशम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये सर्वअंशम होगा? देखिए, ये तो आ नहीं रहा। अगर मैं इसको पलट के रखूं तो शायद ये आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, हम पलट के इसको इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये इसके ऊपर सेट बैठता है या नहीं। ठीक है, अब देखिए, पलट के रखने पर तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 क्या हैं? सर्वअंशम हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको उसी प्रकार से रख रहा था, इसको मैंने उसी प्रकार से रख रहा था, तो ये क्या हो रहा था? एक दूसरे को ढक नहीं रहे थे। यानी कि सर्वअंशम होने के लिए हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी संगत भुजाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, संगत भुजाओं का। अब देखिए, संगत भुजा क्या है, इसको मैं समझाता हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पर AB है, AB भुजा इस दूसरे वाले ट्रायंगल में से कौन सी भुजा को कवर कर रहा था? अब देखिए, मैं जब इसको घुमा के इसके ऊपर यहाँ पर रख रहा हूँ, मैं देखिए इस ट्रायंगल को यहाँ पर उठा के रख रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर AB भुजा ये कौन सी भुजा को कवर कर रहा है? PQ भुजा को कवर कर रहा है, यानी कि AB का संगत कौन है? PQ भुजा है, PQ भुजा ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखिए दूसरा, BC का संगत कौन है? BC की संगत भुजा कौन सी है? RQ, यानी कि BC की संगत भुजा है RQ, या इसको QR कुछ भी बोलो। ठीक है, AB हो गया, BC हो गया, AC। AC की संगत भुजा कौन सी है? AC की संगत भुजा, तो देखिए AC की संगत भुजा है PR। ठीक है, अब देखिए संगत भुजा समझ में आई आप लोगों को, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए AB के संगत कौन था? PQ था, 4.5 4.5, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। संगत भुजा का प्लस में संगत कोणों का भी ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे ये ट्रायंगल को हम लोग क्या कर रहे थे कि ये ऐसे ट्रायंगल रखा हुआ था, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि कंपेयर करने के लिए इसके एंगल को इसको इसके संगत दिखाएंगे। एंगल भी संगत का ध्यान रखना है। ठीक है, संगत एंगलों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये इसके संगत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इसको ऐसे रख रहा था तो ये इसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा था? इसको मुझे घुमाना पड़ा था। तो यहाँ से देखिए, अब संगत एंगलों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, संगत एंगल ए का संगत कौन है? एंगल देखिए, ए का हमारा है P और B का कौन है? Q और C का R। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये चीज़ हो गई। और अब एक चीज़ और रह गई है आप लोगों का, शीर्ष। अब शीर्ष भी देखना है आप लोगों को, कौन सा शीर्ष किसको कवर कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए आर को तो कवर कर नहीं रहा है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? इसको घुमा के आप लोग इस पे रखिए, तो ए पी को कवर कर रहा है, ए पी का संगत शीर्ष है, बी क्यू का है, बी क्यू का है और सी आर का है। ठीक है, ये तीन चीज़ों से ये आपस में एक दूसरे के क्या हो रही है? सर्वअंशम हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? सर्वअंशम हो रही है। तो अब मैं कह सकता हूँ
कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ये दूसरे वाले त्रिभुज के। तो यहाँ से देखिए ये त्रिभुज ABC, देखिए ये त्रिभुज का मतलब है, ठीक है। हिंदी में त्रिभुज ना लिख करके हमने सिंबल में दर्शा दिया। त्रिभुज किसके सर्वांगसम है? इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है PQR के। अब देखिए सर्वांगसम को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ये हमने 2 लाइन खींची और इसके ऊपर यूँ, यानी अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या देखा था कि A का संगत कौन था? P था, B का Q और C का R। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कभी कभार ये मिस्टेक भी करेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज QPR के, ऐसे दिखाएंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से दिखाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा? क्योंकि देखिए अब मुझे क्या पता चल रहा है इससे कि A का संगत कौन है? P है। तो यहाँ पर देखिए A का संगत कौन हो गया? Q हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये गलत हो गया। और B का संगत कौन है? Q, और यहाँ पर देखिए कौन हो गया? P हो गया। और C का संगत कौन है? R। ये तो ठीक है, लेकिन ये 2 गलत हो गए तो ये पूरा ही गलत हो जाएगा। जो आप लोगों को इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे ट्रायंगल को भी उठाना चाहें तो उसको भी उठा के हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ट्रायंगल तीसरा और चौथा उठाता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल तीसरा और चौथा उठाता हूँ और इसको अब हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइड 4.5, 4.5, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। यानी कि मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो ढक लेगा, तो रखने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी तो इस प्रकार से इसको रखा नहीं जा रहा है, यानी कि इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा? घुमा के रखना पड़ेगा। तो मैं इसको घुमा के रखता हूँ, देखता हूँ कि ये ढक रहा है, बिल्कुल। इसको घुमा के रखने पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ढक ले रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो इसमें भी हम लोग फटाफट से ये काम करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब संगत भुजाएं और संगत कोण ढूंढ लीजिए फटाफट। तो देखिए RM किसके संगत है? DF के, ठीक है। और RN किसके संगत है? DE के। और MN किसके संगत है? किस भुजा के संगत है? FE के। ये संगत भुजाएं हो गई। इसके संगत कोण भी आप लोगों को दिखी जाएगा, ठीक है। M कोण किसके संगत है? इसको कोण से दिखा दीजिए, F के, ठीक। और R किसके है? D के संगत है। और N किसके है? E के संगत है, ठीक है। आप लोग शीर्ष भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। शीर्ष M है किसके? F के। N है आपका E के। और R है आपका D के। यानी कि ये त्रिभुज भी क्या है? सर्वांगसम है आपस में। तीसरा और चौथा त्रिभुज भी आपस में क्या है? सर्वांगसम है। अब आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट बताया था, क्या आप इसको बता सकते हैं सही तरीके से लिख के? क्योंकि ये वाला तो गलत लिखा गया था, है ना। मैंने आपको समझाया था संगत का ध्यान रखना है, लेकिन ये वाला सही था। तो इसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज त्रिभुज MNR, त्रिभुज MNR सर्वांगसम है त्रिभुज F, ठीक है। देखिए संगत देखते हुए चलिए, M का कौन है? F है। और N का कौन है? E। और
आर का कौन है, डी। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सर्वांशम। ठीक है, अब आप लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। ठीक है, अभी आप लोग जब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये संगत का जो रोल है आप लोगों को समझ में आता रहेगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर हम क्या त्रिभुजों को वहाँ से काट काट के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, बस जस्ट ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया। ओके, तो आप देखिए, ठीक, तो यहाँ से देखिए कि 1 2 3 और ये 4 आपस में देखिए भुजाएं बराबर है तीनों की, और हर किसी को अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर काट के रखें, एक दूसरे के ऊपर अगर हम लोग इसको काट के रखें तो ये एक दूसरे को पूरी क्या कर ले रही हैं, ढक ले रही हैं। देखिए, यानी ए बी सी सर्वांगसम है इस वाले ट्रायंगल के, इस वाले के भी, और इस वाले ट्रायंगल के। अब देखिए एक पांचवा ट्रायंगल भी है यहाँ पर एस टी यू, जिसकी भुजाएं क्या हैं, 5-5 सेंटीमीटर की है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि आखिर चैप्टर में है क्या। देखिए यहाँ पर आप लोग इससे डरिए मत, ये चीज़ें क्या हैं, अभी आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाते जाएंगे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम लोग त्रिभुज की सर्वांगक्षमता के लिए कुछ और कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें यहाँ पर उतनी सारी चीज़ों को कंपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि वहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे थे, भुजाएं कंपेयर कर रहे थे, एंगल्स को कंपेयर कर रहे थे, शीर्षों को रख रहे थे, तो यहाँ से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और कसौटियों को ट्राई करते हैं कि उससे इजी तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बोल दें। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने पहले केस में ये दो पेयर वाले ट्रायंगल लिए हैं, जिसकी अगर मैं एक साइड देखूं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर की, क्या ये एक भुजा लेने से, एक भुजा बराबर हो जाने से दोनों ट्रायंगलों की, क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, ये चेक करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इनको काट के इसके ऊपर रखूँगा तो ये किसी भी प्रकार से सर्वांगसम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब ये क्या है कि अगर दो ट्रायंगलों की एक भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन कहीं से फुलफिल नहीं होती ना। अब एक भुजा तो बराबर हो सकती है, लेकिन बाकी की जो दो भुजाएं हैं उसको हम लोग कम ज़्यादा बना सकते हैं या कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये 3, ये 3, ठीक, लेकिन ये 2.5 और ये इस ट्रायंगल की 3 है, तो यहाँ से तो ये कंडीशन नहीं अप्लाई होती, तो ये कोई कसौटी नहीं बनी, कोई क्राइटेरिया नहीं बना। ओके, अब देखते हैं हम आगे। ये यहाँ से मैंने दूसरे पेयर का ट्रायंगल लिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि ट्रायंगल की जो एक साइड दे रखी है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और उनके बीच का हम लोगों को क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। जैसे ये 50 डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का कोण है। और अब हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हैं। तो यहाँ से देखिए, काट के हम लोग इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या सर्वांगसम है आपस में। ये देखिए, यहाँ निकाल लीजिए, ये देखिए नहीं है, ये छोटे बड़े हो रहे हैं, ये देखिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इससे एक और बात निकल कर के सामने आई कि अगर दो ट्रायंगलों की एक साइडें और एक कोण अगर बराबर हो तो भी त्रिभुज की सर्वांगसम होने की कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से ये भी सर्वांगसम
देखिए अगर अब मैं तीसरा पेयर कंपेयर करूं तो देखिए इसमें क्या है, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है। और इस ट्रायंगल की दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल की भी दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? चलिए चेक करते हैं। तो इसको काट के हम लोग एक के ऊपर एक रखते हैं और चेक करते हैं कि ये सर्वांगसम है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने इसको काटा और इसके ऊपर रखा, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, पूरा पूरा ढक रही है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। अब यहाँ से मैं देखिए एक डेफिनेशन लिखूँगा आप लोगों के लिए, अब उसको ध्यान से समझिएगा। SAS सर्वांगक्षमता नियम। देखिए ये क्या है, अब देखिए ये क्या है यहाँ पर, SAS सर्वांगक्षमता नियम। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, देखिए एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं ले लीजिए, जैसे मैंने ये त्रिभुज लिया, इसकी दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, उनका अंतर्गत, देखिए इस दो भुजाओं के अंतर्गत मतलब बीच में कौन सा कोण आ रहा है, ये 60 डिग्री वाले, उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो। अब देखिए एक त्रिभुज कब सर्वांगसम होता है कि अगर उसकी दो भुजाएं ले हम लोग और उसके बीच के अंतर्गत कोण, दूसरी त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के अंतर्कोण अगर अंतर्गत कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। और ये हमारा क्या है, नियम है। ठीक है, क्या है हमारा, ये नियम है। और देखिए अब ये जो नियम आया हमारे पास SAS सर्वांगक्षमता नियम, ये जो नियम है इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, ये क्या है, अभिग्रहित है। अभिग्रहित मतलब का ये होता है कि ये स्वयं सिद्ध होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्वयं सिद्ध होता है, अभिग्रहित। ठीक, तो इसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें ये नियम मिला SAS। अब SAS का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिए। S का मतलब होता है साइड यानी भुजा, और A का मतलब क्या होता है हमारा, एंगल। ठीक है, इसको हम लोग कोण बोलते हैं। फिर साइड यानी भुजा, तो भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये हमारा एक पहला नियम है जो कि इसको हम लोग देख चुके हैं इस ट्रायंगल के द्वारा। अब इसमें एक चीज़ और आप लोगों को जानना है, वो क्या कि अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसके संगत भाग की बात करूँ, AC और PR की, तो क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे ना ये, क्योंकि अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। तो यहाँ से ये सर्वांगसम हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, सर्वांगसम की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी कि सभी प्रकार से समान, सभी प्रकार से समान, आकार में भी और माप में भी। तो यहाँ से जब मैं इसको इसके ऊपर काट के रखता हूँ तो ये क्या है, सभी प्रकार से समान है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा
क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, साइड तो नहीं दे रखी हम लोगों को कितनी कितनी है, लेकिन ये बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसी चीज़ को हम लोग आगे अगर लिखें तो AC बराबर हो जाएगा PR के। ठीक है, PR के। अब ये क्यों बराबर होगा, अब मैं इसको थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखिए ये सर्वांगशम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। क्या है ये, सर्वांगशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, अगर हम लोग लिखना चाहें तो सर्वांगशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ये सर्वांगशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे CPCT। CPCT। अब ये हम लोग हिंदी में ये पूरा ना लिख करके हम लोग CPCT लिख देंगे तो भी हो जाएगा। क्या है ये, कॉन्करेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, AC और PR। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो सो कमेंट में जाके #FromLLC लिखना ना भूलें। ओके।